everyone, welcome to the rapid revision series for respiration in organism, chapter number 10th of your class 7th science. So let's start. Respiration in organism. Respiration के बारे में इस चैप्टर में हम जानेंगे. तो सबसे पहला पॉइंट कि why do we respire या फिर respiration आखिर होता क्या है. रेस्पिरेशन मतलब जिसके थ्रू हम गैसियस एक्सचेंज करते हैं, उस प्रोसेस को अभी के लिए रेस्पिरेशन के बारे में हम इतना जानेंगे कि रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम अपना बॉडी में गैसेस एक्सचेंज करते हैं. ठीक है. अब वाई डू वी रेस्पायर, आखिर हमें ये गैसियस एक्सचेंज या रेस्पिरेशन रेस्पायर करने की ज़रूरत क्या होती है. तो हम सभी को पता है, हम सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म छोटे छोटे यूनिट से बने जिसका नाम होता है सेल. ठीक है. और सभी सेल्स के ना अलग अलग फंक्शन होते हैं एक ऑर्गेनिज्म में. जैसे कि कुछ सेल डाइजेशन करते हैं, कुछ रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन. हमारी बॉडी में बहुत सारे फंक्शन हैं और इनको परफॉर्म करने के लिए वी हैव स्पेसिफिक ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल इन आवर बॉडी. अब सेल जो है वो परफॉर्म करता है फंक्शन कब, जब उसे एनर्जी मिलेगी. एनर्जी, अब इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि हमें डेली बेसिस पे बहुत सारे काम करने होते हैं. हमें स्कूल जाना होता है, स्कूल से आना होता है, खाना खेलने जाना होता है, वीडियो गेम खेलना होता है, बैग लगाना होता है, बहुत सारे काम होते हैं हमारे पास, राइट. और इन्हीं सभी वर्क्स को करने के लिए हमें क्या चाहिए होती है, एनर्जी. और हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है, फूड से मिलती है. वैसे ही जो हमारी सेल है बॉडी की, जो हमारी बॉडी में इतना सारा काम कर रही है, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, इनको भी तो एनर्जी चाहिए अपना काम करने के लिए. इसलिए सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे कि उनको फूड रिक्वायर है एनर्जी के लिए, वैसे ही एनर्जी जो कि प्रेजेंट होती है फूड में, जब ऑर्गेनिज्म रेस्पायर या ब्रीथ करते हैं तब उन्हें मिल पाती है. तो जो सेल होती हैं उन्हें एनर्जी कैसे मिलती है, रेस्पायर करते हैं जब ऑर्गेनिज्म या ब्रीथ. और इसी को हम बोलते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन. मतलब हमें तो खाना खा के एनर्जी मिल जाती है, बट जो हमारी सेल जो हमारे अंदर वर्क कर रही हैं उनको एनर्जी मिलती है जब हम रेस्पायर करते हैं. कैसे, सेल्यूलर रेस्पिरेशन से. सेल्यूलर रेस्पिरेशन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस में जिसमें फूड जो होता है हमारा, जो खाना, जो हमने पहले चैप्टर्स में भी पढ़ा है, खाना हम लेते हैं उसको डाइजेस्ट करते हैं, पूरा हमारे सेकेंड चैप्टर में पढ़ा था न्यूट्रिशन इन एनिमल. तो इसमें क्या होता है, जो फूड होता है जो हम खाते हैं उसे ब्रेक डाउन किया जाता है, तोड़ा जाता है, और सेल इनसाइड द सेल के अंदर, जो कि रिजल्ट करता है एनर्जी रिलीज करने के लिए, एंड इसे हम सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहते हैं. बेसिकली होता क्या है, हमने देखा था कि जो हमारा फूड है वो ग्लूकोज जैसी सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो रहा था अपने चैप्टर 2 में. प्लस हम क्या इनहेल करते हैं, क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं. तो ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होकर एनर्जी को रिलीज करती हैं और कार्बन वाटर को अपना प्रोडक्ट बनाती हैं. तो कार्बन डाइऑक्साइड हम सबको पता है, हम इनहेल ऑक्सीजन करते हैं और एक्सेल यानी बाहर क्या निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर. और इसी प्रोसेस को हम सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहते हैं. और ये नीचे हमने लिखा है इसका फॉर्मूला C6H12O6, जो कि ये है हमारा फॉर्मूला ऑफ glucose, and CO2 is representing oxygen here, and this is combined carbon dioxide plus water which is the product, and energy भी इस प्रोसेस में रिलीज होती है. अब नेक्स्ट, सेल्यूलर रेस्पिरेशन आखिर होता क्या है, टेक प्लेस सेल ऑर्गेनली कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया. बेसिकली एक माइटोकॉन्ड्रिया नाम की एक सेल ऑर्गेनली होती है जिसके बारे में हम क्लास 8 में पढ़ेंगे. तो अभी के लिए जान लेते हैं कि एक सेल जो होता है उसके अंदर सेल्यूलर रेस्पिरेशन किस तरह होता है. देखो, ऑक्सीजन जो है हमारी, वो ऑर्गेनिजम्स ब्रीथ करते हैं, हम अंदर ऑक्सीजन लेते हैं जो कि हमारी कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट कह लें या ग्लूकोज कह लें, उसके साथ में रिएक्ट करती है. ठीक है. ग्लूकोज क्या है, हम सब ने सेकेंड चैप्टर में पढ़ा था कि जो हमारा फूड होता है वो ब्रेक डाउन होकर सिंपलर फॉर्म्स में आ जाता है, दैट इज ग्लूकोज. ठीक है. और ये काम हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन करता है एसिमुलेशन के प्रोसेस के टाइम पे. अब ये बात हमको क्लियर है. तो जो हमारी ऑक्सीजन है जो हमने इनहेल करी है, वो हमारी ग्लूकोज के साथ कंबाइन होती है सेल के अंदर. ठीक है. और ये रिजल्ट करती है रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी. ये बात हमको इतनी क्लियर है. अब जरा इसको डायग्रामेटिकली समझते हैं. देखिए, हमारी एक सेल है, हो क्या रहा है, जो हमारी ऑक्सीजन है वो अंदर आ रही है और जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर जा रही है. नाउ वन थिंग टू बी नोटिस, ये हमारी एक वेन है. तो हमने सेकेंड चैप्टर में एक बात और पढ़ी थी, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर होता है ना, उससे कनेक्टेड होती हैं छोटी छोटी वेन्स. मतलब वो स्ट्रक्चर न्यूट्रिएंट्स तो निकालता ही हमारे फूड से,
ग्लूकोज को, इस टाइप के न्यूट्रिएंट को सिंप्लीफाई करके निकालता है। साथ ही उसे बॉडी में पहुंचाने के लिए उससे कनेक्टेड होती हैं वेन्स हमारी पूरी बॉडी में रन थ्रू करती हैं, और जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ब्लड में डिजॉल्व होकर हमारी पूरी बॉडी तक पहुंच पाते हैं। तो वैसे ही ये सेल में जाते हैं। सेल में यहाँ पे ये कैपिलरीज होती हैं, वेन्स होती हैं जो कि कनेक्टेड रहती हैं, पूरा ये ब्लड नेटवर्क फॉर्म करती है हमारी बॉडी का। इसमें ऑक्सीजन अंदर आता है हमारे न्यूट्रिएंट्स के साथ, एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता है। दिस इज व्हाट वी मेंट बाय सेलुलर रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन 2 टाइप के होता है, इसको टैबुलर फॉर्म में समझते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन ऐसा रेस्पिरेशन होता है जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, मतलब एक ऐसा रेस्पिरेशन जब ऑक्सीजन प्रेजेंट हो उसे हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। और एनारोबिक रेस्पिरेशन एक ऐसा रेस्पिरेशन होता है जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है, जब ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती। अब ये क्वाइट सरप्राइजिंग हो सकता है कि मैम रेस्पिरेशन अब तक हमें जो समझ आया वो तो हमेशा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, ऐसा कौन सा रेस्पिरेशन है जो एब्सेंस में होता है? देखिए, जो हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन होता है ना, वो हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी देता है। मतलब जब हम एरोबिकली रेस्पायर करते हैं, खाना खा के उससे एनर्जी एक्सट्रैक्ट करना, ये हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी देता है। वहीं हमारा जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है वो एक बहुत लो अमाउंट ऑफ एनर्जी देता है, थोड़ी बहुत एनर्जी दे देता है। अब जैसे ह्यूमन बींग्स है और बहुत सारे ऐसे एनिमल है जो एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, वहीं यीस्ट और कुछ ऐसे ह्यूमन एंड समटाइम ह्यूमन बींग्स ऑल्सो अंडरगो एनारोबिक रेस्पिरेशन। मतलब हम ह्यूमन बींग्स में एरोबिक और एनारोबिक दोनों तरह के रेस्पिरेशंस होते हैं, और अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग टाइप के रेस्पिरेशंस होते हैं। जैसे कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम देखते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, कई बार जैसे यीस्ट हो गया, इनमें एनारोबिक रेस्पिरेशन भी होता है। इफ वी टॉक अबाउट नेक्स्ट पॉइंट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर ऑल्सो रिलीज्ड इन एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होता है। वहीं एक एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो होता है वो हमारी एनिमल मसल में होता है, जो कि लैक्टिक एसिड को रिलीज करती हैं। चलिए इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं। एनारोब्स कौन होते हैं? एनिमल दैट कैन एग्जिस्ट इन द एब्सेंस ऑफ एयर आर कॉल्ड एनारोब्स। एनारोब्स ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे एनिमल्स, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एयर के बिना रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो रिस्पायर बिना ऑक्सीजन के कर सकते हैं। हम लोग एयर के बिना नहीं रह सकते बिकॉज वी रिक्वायर ऑक्सीजन, राइट। अब उसके बाद में दे अंडरगो एनारोबिक रेस्पिरेशन, हेंस कैन गेट एनर्जी इवन विदाउट ऑक्सीजन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यीस्ट एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। दे आर यूनिसेल्युलर, मतलब एक ही सेल के बने होते हैं, एंड एग्जिस्ट इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बिना भी रह सकते हैं। एज अ बाई प्रोडक्ट दे रिलीज एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। एथेनॉल एक और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे प्रोडक्ट्स को ये रिलीज़ करते हैं। डेफिनेटली जब भी हमने जैसे देखा एरोबिक रेस्पिरेशन में हम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी इन्हें रिलीज़ कर रहे हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन में हम लैक्टिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, एथेनॉल इस टाइप के प्रोडक्ट्स रिलीज़ करते हैं। Now that is they are used to make wines, beer. This is called as alcohol fermentation. अब हम सब ने सुना है ब्रेड्स और केक्स, अल्कोहल, इन सब में फर्मेंटेशन की ज़रूरत होती है। फर्मेंटेशन यानी कि थोड़े दिन तक, जिससे कि उसमें यीस्ट प्रेजेंट हो। तो ये जो यीस्ट जो फर्मेंट करता है ना चीज़ों को, वो ब्रेड को फुलाना, दीज थिंग्स, ये सब इसीलिए हो पाते हैं क्योंकि उसके अंदर यीस्ट जो है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन कर रहा होता है, एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। अब ह्यूमन बींग्स में मैंने बोला था एरोबिक रेस्पिरेशन भी होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। ह्यूमन बींग्स में कैसे होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन? कभी कभी जो ह्यूमन बींग्स की मसल्स होती हैं, ह्यूमन बींग वो रिस्पायर कर सकती हैं विदाउट ऑक्सीजन। जो हमारी मसल्स है ना बॉडी की, हम तो रिस्पायर कर रहे हैं डेफिनेटली विद ऑक्सीजन, बट हमारी जो बॉडी में मसल्स हैं ये बिना ऑक्सीजन के भी रिस्पायर कर सकती हैं। ये जनरली कब होता है? जब हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हो, रनिंग कर रहे हो, वेट लिफ्टिंग, साइकिलिंग, मतलब बहुत ज़्यादा फिजिकल लोड या कोई फिजिकल वर्क कर रहे हो फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन। तो इस सिचुएशन में होता क्या है, जो मसल्स होती हैं हमारी, उनकी जो सप्लाई होती है ऑक्सीजन से एनर्जी की, वो सफिशिएंट नहीं हो पाती क्योंकि हम बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा फिजिकल लोड ले रहे हैं। तो जितना हमारी बॉडी ऑक्सीजन से एनर्जी, ऑक्सीजन ग्लूकोज के कॉम्बिनेशन से एनर्जी निकाल पा रही है, वो सफिशिएंट नहीं हो पा रही। तो हमारी बॉडी को थोड़ी सी और एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो इस टाइम पे क्या होता है, मसल्स एनारोबिक रेस्पिरेशन करती हैं।
जिसमें क्या होता है, मसल्स अपना खुद का एनर्जी प्रोड्यूस कर सकती हैं। होता क्या है, सिंपली वो ग्लूकोज को लेती हैं, उसके साथ रिएक्ट करती हैं और लैक्टिक एसिड और एनर्जी को प्रोड्यूस कर देती हैं, एनर्जी को वो यूज़ करती हैं। अब इस रेस्पिरेशन में क्या होता है, लैक्टिक एसिड नाम की एक सब्सटेंस फॉर्म होती है, ठीक है, जो कि अक्यूमुलेट हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है मसल से, जिसके बाद में क्रैम्प्स कॉज होते हैं। इसीलिए हमें कई बार क्रैम्प्स, मसल पेन, इस टाइप की प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं आफ्टर हैवी एक्सरसाइज। इसका सिंपल सा रीज़न ये है कि जो हमारी नीड होती है ऑफ एनर्जी वो मसल्स फुलफिल नहीं कर पाती हैं, इसलिए वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करती हैं, विच कॉजेज एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। अब ऐसे में क्रैम्प्स वगैरह से रिलीफ करने के लिए बड़ी सिंपल स्टेप्स होते हैं, जैसे कि हॉट वाटर बाथ या मसाज और मसल्स। एक लैक्टिक एसिड है जो वहाँ जम चुका है, अक्यूमुलेट हो चुका है, उसको हमें हटाना है। तो हम कैसे हटाएंगे, हॉट वाटर बाथ से, मसाज करके मसल्स को। वी हैव ऑफन सीन दिस। मसाज इसीलिए क्योंकि उससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है और जिससे हमारी ऑक्सीजन है वो रीच हो सके सेल्स के पार्ट में और वो लैक्टिक एसिड को ब्रेक कर सके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, एंड हमें रिलीफ मिल सके। अब आते हैं ब्रीथिंग पर। अब ये रेस्पिरेशन, गैसियस ऑक्सीजन को अंदर लेना, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना, ये सब ना हम इन सब चीज़ों के लिए कॉमन वर्ड यूज़ करते आए हैं, ब्रीथिंग। वी ऑल नो लिविंग ऑर्गेनिज्म ब्रीथ, हम सब सांस लेते हैं, तभी तो हम ऑक्सीजन को अंदर ले पाते हैं। ये सब तो आखिर ब्रीथिंग क्या है, क्या वो रेस्पिरेशन से अलग है? देखिए, ब्रीथिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन, मतलब प्रॉपर एक रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है जिसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे, उसकी हेल्प से ऑक्सीजन रिच एयर, यानी ऐसी एयर जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, उसको अंदर लेता है, टेक्स इन, और कार्बन डाइऑक्साइड रिच वाली एयर को बाहर निकालता है, दैट इज ब्रीथिंग। उससे ग्लूकोज को उससे एनर्जी एक्सट्रैक्ट करना, उसको लेके जाना, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ ब्रीथिंग। ये सब ब्रीथिंग का काम नहीं है, ये सब पूरा रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। ब्रीथिंग सिर्फ एक इतना सा है, ऑक्सीजन अंदर लेना एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाहर देना, सिंपल। ब्रीथिंग हमेशा होती है कंटिन्यूसली इन एन ऑर्गेनिज्म। हम सब वी आर लिटरली ब्रीथिंग एट एवरी मोमेंट, और अगर हम ट्राई भी करें उसे रोकने का तो more than 1 to 2 minute not possible। ब्रीथिंग रेट, अब सांस लेने का जो रेट होता है, जो ब्रीथिंग रेट होता है, उसको डिफाइन कर सकते हैं, नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीथ्स इन अ मिनट। एक मिनट में एक इंसान कितनी बार ब्रीथ करता है उसे हम ब्रीथिंग रेट बोलते हैं। हर इंसान का ब्रीथिंग रेट अलग अलग होता है। वी जनरली ब्रीथ फास्टर व्हेन आवर बॉडी नीड्स मोर एनर्जी, फॉर एग्जांपल वाइल एक्सरसाइज। हम सब ने देखा है, जब हम दौड़ते हैं, भागते हैं या कोई हैवी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा डांस कर लें, तो हमने देखा हम हाफने लगते हैं। दैट हैवी ब्रीथिंग, दैट इज़ बिकॉज हमारी बॉडी को और ज़्यादा ऑक्सीजन की नीड होती है, तो वहाँ पे ब्रीथिंग रेट जो होता है वो हमारा इंक्रीज हो जाता है। सो बिकॉज द बॉडी नीड्स मोर ऑक्सीजन। अब एक एवरेज एडल्ट जो होता है, ह्यूमन बीइंग, ब्रीथ्स टू 15 to 18 टाइम्स इन अ मिनट। हम 15 से 18 बार एक एवरेज एडल्ट 15 से 18 बार ब्रीथ करता है। वाइल एक्सरसाइज के टाइम पे वो 25 टाइम्स हो सकता है। तो फ़र्क है कि व्हाट टास्क वी आर डूइंग, व्हाट वी आर इन, और सबका ब्रीदिंग रेट सेम नहीं होता। अब मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग इन ह्यूमन बीइंग, तो मैकेनिज्म क्या है, किस तरह से ब्रीदिंग का प्रोसेस वर्क करता है। बेसिकली होता क्या है, हम एयर जो हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है उसको नॉस्ट्रल्स के थ्रू नाजल कैविटी में ट्रैवल कराते हैं, और वहाँ पे एक विंड पाइप होता है जहाँ पे ये लंग्स में रीच करती है। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। होता क्या है, हमारी यहाँ पे नोज़ है, जो हमारी नेज़ल कैविटी है, पूरा ये नोज़ वाला स्ट्रक्चर है, यहाँ से हम अपनी एयर को अंदर लेते हैं, वी इनहेल द एयर, और फिर एक यहाँ पे नेक्स्ट वी हैव द विंड पाइप, जिसके थ्रू हम उस एयर को पास करते हैं थ्रू आवर लंग्स। नाउ लंग्स आर लोकेटेड इन द चेस्ट, हमारे चेस्ट में होते हैं, जिनको प्रोटेक्ट करके हमारा रिब केज रखता है ताकि वो डैमेज ना हो। चेस्ट कैविटी विच इज सराउंडेड बाय द रिब्स, ठीक है। अब ऑन द फ्लोर चेस्ट कैविटी ले अ मसल शीट कॉल्ड डायफ्राम। अब यहाँ पे ये हमें इतना तो समझ आ गया कि हमारा नेजल कैविटी है, यहाँ पे हमारा विंड पाइप है, यहाँ पे हमारे 2 लंग्स है। इसके नीचे हमारे पास में 2 मसल शीट्स होती हैं जिनका नाम होता है डायफ्राम। अब डायफ्राम का क्या काम होता है हमें ये समझना है। देखो, ड्यूरिंग ब्रीथिंग का जब प्रोसेस होता है, जो हमारे रिब्स होते हैं ना एंड डायफ्राम होते हैं वो मूव करते हैं। अभी भी अगर हम जब ब्रीथ करेंगे और हाथ रख के देखेंगे अपने चेस्ट पर, वी विल फील दैट कि हमारा जो देयर इज़ अ मूवमेंट इन आवर
चेस्ट। वो इसीलिए होता है क्योंकि एक डायफ्राम नाम की मसल और हमारा लिप्स जो रिब्स हैं वो कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहे होते हैं। इनका मूवमेंट याद रखना ज़रूरी है। जैसे ही हम एयर लेंगे तो हमारे लंग्स एयर से फिल हो जाएंगे, तो इसीलिए डायफ्राम को स्पेस बनाना पड़ेगा, तो वो इस तरह से नीचे जाएगा। एंड जैसे ही हम उसको एक्सेल करेंगे तो हमारे जो रिब्स हैं वो खाली हो जाएंगे, इसलिए हमारा डायफ्राम ऊपर आएगा ओरिजिनल पोजीशन पे। लेट्स सी विद द डायग्राम। तो बेसिकली इन्हेलेशन का जो प्रोसेस होता है, इसके अंदर हम एयर में ऑक्सीजन को देते हैं, तो इन्हेलेशन के टाइम पे हमारा जो डायफ्राम है वो नीचे मूव करेगा। क्यों? क्योंकि हमने एयर ली, हमारा जो लंग है वो पूरी तरह से फिल हो चुका है, तो अभी डायफ्राम नीचे शिफ्ट होगा और स्पेस क्रिएट करने के लिए। और एक्सहेलेशन के टाइम पे जस्ट इसका उल्टा होता है, हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर रहे होते हैं, तो फिर हम उस चीज़ को हटा रहे होते हैं, तो इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ स्पेस, तो इसलिए हमारा डायफ्राम अपवर्ड या फिर अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे चला जाता है। नेक्स्ट लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर, वाई डू वी स्नीज, आखिर हमें छींक क्यों आती है? तो वी स्नीज बिकॉज एज वी इनहेल द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर इज एज हमें छींक क्यों आती है, वाई डू वी स्नीज। जब हम एयर को इनहेल कर रहे होते हैं, कई बार ना हमारे एयर एकदम प्योर नहीं है, बिल्कुल प्योर तो है ही नहीं कि इट्स जस्ट जितना उसका कॉम्पोजिशन है उतना ही कॉम्पोजिशन है, नहीं। इसमें डस्ट पार्टिकल्स, हमारे अनवांटेड पार्टिकल्स, स्मोक, डस्ट, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मिक्स्ड हैं, एंड ये हमारे जो नॉस्ट्रल्स के हेयर हैं उसके अंदर स्टक हो जाती हैं, और ये कई बार हमारी नेज़ल कैविटी में भी चली जाती हैं, तो इससे हमें एक इरिटेशन कॉज होती है, राइट। तो इनको हटाने के लिए व्हाट वी मेक अ स्नीज, हम छींकते हैं ताकि वो जो डस्ट है वो प्रेशर के साथ बाहर निकल जाए और ये अनवांटेड पार्टिकल से हमें छुटकारा मिल जाए, तो इसीलिए वी स्नीज। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, so now we will look upon the respiratory system in few or other organism other than human beings. First of all, breathing in cockroach. Basically, how do cockroach respire or breathe? So many insects like cockroach have small opening called spiracle present on the sides of the body. छोटी छोटी openings होती हैं उनकी बॉडी पे जिन्हें हम स्पाइरिकल्स बोलते हैं। जैसे प्लांट्स में स्टोमेटा होते हैं गैसेस एक्सचेंज में के लिए, ह्यूमंस में नोज नेजल कैविटी होती है, वैसे ही कॉकरोच में स्पाइरिकल्स नाम के छोटे छोटे ओपनिंग प्रेजेंस होते हैं उनकी बॉडी के साइड में। नाउ दे ऑल्सो हैव एयर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड ट्रैकिया दैट अलाउ एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन द इंस्टेक्ट। अब छोटे छोटे एयर वी हैव एयर एक्सचेंज के लिए कुछ गैसेस के ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, छोटे छोटे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स, इन्हें हम ट्रैकियास बोलते हैं। इनका काम होता है गैसेस एक्सचेंज करना। अब बेसिकली प्रोसेस होता कैसा है, एयर जो है हमारी एंटर करती है बॉडी में थ्रू द स्पाइरिकल, जैसे ह्यूमंस में नोज से, हमारे प्लांट्स में स्टोमेटा से, उसी तरीके से इनमें ट्रैकिया से। उसके बाद में एयर जो होती है वो इनमें स्पाइरिकल से, उसके बाद में जो हमारी एयर होती है वो ट्रैकियास के थ्रू मूव करती है बॉडी में थ्रू द स्पाइरिकल्स, एंड इस तरह से इनका रेस्पिरेशन होता है। अब ब्रीदिंग इन अर्थवॉर्म्स में कैसे ब्रीदिंग होती है? अर्थवॉर्म क्या होते हैं? बहुत सॉफ्ट, स्लिमी और मॉइस्ट स्किन के होते हैं, मतलब वी ऑल हैव सीन अर्थवॉर्म, बहुत से सॉफ्ट होते हैं, तो उनके अंदर जो गैस होती है वो ईजिली पास हो सकती है उनकी स्किन से, उनको किसी होल की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तो वो डायरेक्टली पास हो जाती है। वैसे ही फॉग की भी जो फ्रॉग्स होते हैं उनकी भी जो स्किन होती है बहुत ज़्यादा स्लिपरी और मॉइस्ट होती है, जैसे अर्थवॉर्म्स की होती है, तो उसमें भी डायरेक्टली जो होती है हमारी एयर पास हो जाती है, दे डू नॉट रिक्वायर एनी नेजल कैविटी और समथिंग स्पाइरिकल्स और स्टोमेटा फॉर गैसेस एक्सचेंज। बट फ्रॉग्स के अंदर क्या है, लंग्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारी ब्रीदिंग के बाद रेस्पिरेशन का प्रोसेस करते हैं। अब ब्रीदिंग अंडर वाटर, अब हमारी जो फिशेज हैं वो कैसे ब्रीथ करती हैं? तो देखो, एनिमल जो होते हैं जो अंडर वाटर यानी पानी में रहते हैं, उनके अंदर एक स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है, जैसे हमारे अंदर लंग्स होते हैं, फ्रॉग के अंदर लंग्स हैं, उसी तरह से ये फिशेज होती हैं, अंडर वाटर एनिमल्स होते हैं, इनके अंदर हम में पाए जाते हैं गिल्स इनके लंग्स होते हैं, ठीक है, गिल्स ये होते हैं कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स, इस तरह से कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं प्रेजेंट ऑन दीज एनिमल्स। तो इन सब की स्किन पे आप देखेंगे इस तरह के कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है।
गिल्स जो होते हैं वो इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एनिमल एंड वाटर को ईजी करते हैं। अब इनको ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है, क्योंकि हमें पता है वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है, तो ये लोग वहाँ से ऑक्सीजन लेते हैं। सम एनिमल्स कॉल्ड एम्फीबियन कैन ब्रीथ ऑन लैंड बाय लंग्स एंड थ्रू मॉइस्ट स्किन अंडर वाटर, फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग्स एंड टैडपोल्स। अब एम्फीबियंस जो हमारे एनिमल होते हैं वो पानी में भी रहते हैं और लैंड पर भी रहते हैं, तो क्या वो दोनों जगह ब्रीथ कर पाते हैं? येस, बिकॉज जो हमारे फ्रॉग्स होते हैं वो लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं हमारे लैंड पे, और उनकी स्किन बहुत मॉइस्ट होती है, इसलिए वो डायरेक्टली स्किन से ब्रीथ कर लेते हैं इन आर वाटर। ब्रीदिंग इन फिश वेरी सिंपल, जो हमारे इनकी ओरल वेल होती है, बकल कैविटी होती है, उससे हमारी एयर इनहेल करती है फायरेक्स, उसके बाद में गिल जैसे चैम्बर्स होते हैं, इनमें एक्सचेंज होती है और फिर दोबारा एक्सहेल कर जाती है। दिस इज द मैकेनिज्म हाउ इट वर्क्स। नाउ रेस्पिरेशन इन प्लांट, प्लांट में किस तरह रेस्पायर होता है? प्लांट में जैसे कि हम जानते हैं स्टोमेटा नाम के छोटे छोटे टाइनी पोर्स होते हैं प्लांट्स की लीफ पर, जो कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करते हैं थ्रू दिस पोर। साथ ही में रूट्स जो होती हैं प्लांट की वो स्पेशली रेस्पायर करती हैं सॉइल। प्लांट रिस्पायर थ्रू एयर स्पेसेस प्रेजेंट इन देयर सॉइल। सॉइल जो होती है उसके अंदर छोटे छोटे एयर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं, वहाँ से इनकी रूट्स रेस्पायर करती हैं। सो दिस इज हाउ अ प्लांट रेस्पायर। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे. Please like, subscribe and share. I'll be soon coming with the next chapter and the notes will be provided in the description box. Please like and share.